दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त अपने देश की सरकार का सारा जोर इस बात पर है कि लोग, देश के लोग, आवाम, जो बड़े इश्यूज हैं, बड़े सवाल हैं, बड़े मुद्दे इस वक्त हैं उनके सामने, उसको थोड़ा सा भूल जाए। इसलिए आप देखिएगा, काफ़ी समय से अलग अलग ढंग के ऐसे इश्यूज उठाए जा रहे हैं, ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जो सामाजिक, आर्थिक या संवैधानिक, लोकतंत्र से जुड़े जो प्रश्न हैं उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। अब 15 दिनों, 20 दिनों का आप देख लीजिए, पूरा का पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आ जाएगा। इस वक्त एक नया इशू उठा दिया गया है। वो यह है कि राजीव गांधी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ध्यानचंद तो हम सबके श्रद्धेय, हम लोगों के स्टार, और मैं तो निजी तौर पे हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलों का बहुत प्रेमी रहा हूँ, इसलिए मैं तो और ज़्यादा तवज्जो देता रहा हूँ। हमेशा मैं तो चाहता था कि वो भारत रत्न उनको बहुत पहले कर दिया जाए, लेकिन क्रिकेट के एक खिलाड़ी को दे दिया गया। अब वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेट तो बहुत कम दुनिया के देश खेलते हैं। ओलंपिक में अभी तक क्रिकेट नहीं है। अब ध्यानचंद को समय नहीं दिया गया तो ध्यान नहीं आया सरकार का, और मौजूदा सरकार का भी ध्यान नहीं आया। लेकिन सरकार ये सब चीजें, या सत्ताधारी दल के बड़े नेता ये सब चीजें कर क्यों रहे हैं दोस्तों? इसलिए कर रहे हैं कि उनका ध्यान इस बात पर है कि आवाम का ध्यान उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह है, तो इसके पहले बड़े जो सवाल हैं उनके सामने, जनता के सामने, उन पर ध्यान न रहे, डाइवर्ट हो जाए, नॉन इश्यूज बन जाए। जो मुद्दे नहीं हैं उनको लोग मुद्दा समझ लें। अब इसीलिए आप देखेंगे इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है देश का? बेरोजगारी। महामारी ने कचूमर निकाल दिया है, बुरा हाल कर दिया है अर्थव्यवस्था का और आवाम का। बेरोजगारी का हाल आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उस पर लोगों का ध्यान न जाए। किसान आंदोलन, 3 कानूनों के जरिए पूरे देश की किसानी को, पूरे देश के कृषि को कारपोरेट के हवाले करने का इतना बड़ा हथकंडा है। लोग समझे ना इसको। यूपी में, बिहार में, दूसरे इलाकों में ना समझे। पंजाब वाले समझ रहे हैं, वेस्टर्न यूपी वाले भी समझ गए, कर्नाटक वाले भी समझ गए, तमिलनाडु, आंध्रा सब समझ रहे हैं, लेकिन यूपी वाले ज़्यादा ना समझें, खासकर सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, ईस्टर्न यूपी। कोशिश ये है तो किसान आंदोलन से ध्यान हटाना है। किसान अभी किसान संसद कर रहे हैं, जंतर मंतर पर आकर मैसिव सपोर्ट उनको मिल रहा है। और दूसरा पेगासस जो जासूसी कांड है, उससे लोगों का ध्यान हट जाए। वो ठीक है कि आम जनता का बड़ा मुद्दा वो भले ना हो, बेरोजगारी की तरह, किसान आंदोलन की तरह, लेकिन याद रखिए वो संवैधानिकता के हिसाब से बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र के हिसाब से बड़ा मुद्दा है। हमारे जाने बगैर हमारा फोन कोई टेप कर रहा है, सारी बातें सुन रहा है, और यही नहीं, आपका फोन बंद है तब भी कोई रिकॉर्ड कर रहा है और वो किसी को दे रहा है। अगर ये सच है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अगर सच हैं तो ये बहुत सीरियस इशू है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, और सुप्रीम कोर्ट के तो अब जजों के भी नाम आ गए हैं कि उनके भी फोन रिकॉर्ड हो रहे थे, सत्तारूढ़ दल के भी लोगों के फोन रिकॉर्ड हो रहे थे। अभी पता नहीं किनका किनका नाम आएगा। तो मैं समझता हूं कि पेगासस इशू भी बहुत बड़ा इशू है। तो इन इश्यूज से, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पिछले काफी दिनों से, अगर आप देखिए 20 दिन का पूरा हिसाब निकाल लीजिए, मैं कहता हूं कि हर सप्ताह क्या हर 4 दिन बाद कोई नया इशू छेड़ा जाता है। अब इस वक्त क्या नया इशू है? इस वक्त है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को इसी ओलंपिक के दरमियान ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में उसका दूसरा नाम दे दिया गया। अब ये नाम का बदलना बीजेपी वालों का बड़ा एक मस्त खेल है।
ये जब भी सरकार में आते हैं तो खूब चेंज करते हैं नाम। कुछ और पार्टियां भी करती हैं, कुछ पार्टियों ने सार्थक ढंग के काम किए, लेकिन ये इतने निरर्थक करते रहते हैं कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम, अभी भी इलाहाबाद का आदमी अपने को इलाहाबादी ही कहता है, प्रयागराजी कोई नहीं कहता। इलाहाबादी अमरूद को कोई प्रयागराजी अमरूद नहीं कहता। मैं स्वयं इलाहाबाद का पढ़ा हूं, मेरी जुबान से कभी इलाहाबाद नहीं उतरता, लेकिन इलाहाबाद कर दिया। अब न जाने कितने शहरों का नाम बदलना इनको है। मैंने सुना है कि इनकी लिस्ट में कितने शहर हैं उत्तर प्रदेश के जिनका नाम बदलना है। उसमें एक आजमगढ़ भी है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। हमारे जिले का भी नाम बदलना है, गाजीपुर का भी। ये सब भी कहा जा रहा है। तो नाम बदलना एक शगल, नाम बदलना एक अजीब तरह का खुराफात है, ताकि लोग रोटी के सवाल, रोजगार के सवाल, विकास के सवाल, सही तरक्की के सवाल, अरे इतना बड़ा ओलंपिक हो रहा है और भारत के पदक कितने हैं? और आप कल्पना कीजिए, विकासशील दुनिया के ही कई देश कितने वो पदक लेकर जा रहे हैं। कल्पना कर लीजिए, छोटे छोटे मुल्क कितने पदक लेकर जा रहे हैं। हम कहां खड़े हैं खेल में भी। ये ठीक है कि इस बार हमारे नौजवानों ने, लड़कियों ने हमारे देश की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, और नवीन पटनायक साहब ने हॉकी को जिस तरह स्पॉन्सर किया उससे काफी फर्क पड़ा है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार से जब स्पॉन्सरशिप के लिए हॉकी एसोसिएशन ने कहा तो उसने अपना हाथ खींच लिया था। आज केंद्र सरकार उछल रही है कि अरे वाह, हमारे लोग, हमने कर दिया। अरे आपने क्या किया? ये तो लड़कों ने किया, टीम ने किया, या फिर नवीन पटनायक की सरकार ने किया। अभी मैंने देखा कि ध्यानचंद पुरस्कार नामकरण का विज्ञापन आया अखबारों में, टीवी पर भी आया। देखा कि माननीय प्रधानमंत्री की फोटो जो उसमें लगी है, विशाल फोटो लगी है, और ध्यानचंद का खेलते हुए जो एक तस्वीर लगी है फील्ड में, जिसमें 3-4 खिलाड़ी हैं। प्रोमिनेंस भी नहीं है ध्यानचंद का, ध्यानचंद का चेहरा भी नहीं दिख रहा है। ध्यानचंद कहां है उन 3-4 में, ये खोजना भी बहुत मुश्किल है। ये तो विज्ञापन है सरकार का। अब आप सोचिए ध्यानचंद पर कितना ध्यान है सरकार का। और मैं कहता हूं कि अगर ध्यानचंद पर इतना ही ध्यान होता कि भाई हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देंगे, वैसे भी एक खेल पुरस्कार उनके नाम पर पहले से भी था, लेकिन चलो ये बड़ा पुरस्कार है, उनके नाम पर किया गया। मैं कभी किसी राजनेता के नाम पर, खासकर ऐसे राजनेता के नाम पर जो खेल नहीं खेलता रहा हो, जिसकी खेल में विशेषज्ञता न रही हो, उसके नाम पर किसी खेल पुरस्कार का नामकरण करने, स्टेडियम का नाम करने, इसके मैं बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं हूं। इसलिए राजीव गांधी जी को पूरा सम्मान देते हुए, वो दिवंगत हैं, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को उनके नाम पर यह पुरस्कार नहीं रखना चाहिए था। अब एक बार मैं केरल गया, वहां क्या देखा कि कोच्चि में, जो कोचीन कहा जाता है, कोचीन पुराना नाम, कोच्चि में एक स्टेडियम था, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम। अब ये इंडोर स्टेडियम था। मैंने पूछा भाई इसका नाम राजीव गांधी के नाम पर क्यों है? केरल में तो इंडोर स्टेडियम, इंडोर प्लेयर गेम में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, बैडमिंटन में, टेनिस में, टेबल टेनिस में, तैराकी में, तो नामकरण ये क्यों पड़ गया? किसी केरलाइट का नाम क्यों नहीं पड़ा भले वहाँ के लोगों का? तो लोगों ने बताया कि के करुणाकरन साहब की सरकार थी, केंद्र को खुश करना रहा होगा पार्टी आलाकमान को, उन्होंने नाम रख दिया, आलाकमान खुश। अब आलाकमान ने एक बार भी नहीं कहा नहीं केरल से कोई नुमाइंदा चुनो। इसी तरह से अभी देखा कि एक विवाद चल रहा है दरभंगा को लेकर। दरभंगा बिहार में है, दरभंगा में एयरपोर्ट है, काफ़ी समय से है। अब उसका एक नामकरण बिहार सरकार ने प्रपोज किया, और मैं समझता हूं कि सही किया है, कि भाई इसका नामकरण रहेगा विद्यापति जी के नाम पर, विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा। मुझे अच्छा लगा बिहार सरकार का ये कदम। ठीक वैसे ही जैसे एक ज़माने में दुर्गापुर जो बंगाल में है, वहाँ के एयरपोर्ट का नाम काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट रखा गया, ग्रेट पोएट ऑफ दिस कंट्री, काजी नजरुल इस्लाम साहब, और उनके नाम पर आज भी एयरपोर्ट है। अब पता नहीं यहाँ होता यूपी बिहार में या दूसरे किसी स्टेट में, तो न जाने क्या होता मध्य प्रदेश में, शायद उस नाम पर ही आपत्ति खड़ी की जाती। लेकिन दुर्गापुर में कोई आपत्ति नहीं करता, बंगाल में कोई आपत्ति नहीं करता इस नाम पर। तो दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण विद्यापति के नाम पर करने का जो प्रपोजल है, उसके विरोध में लोग खड़े हो गए, और उन्होंने कहा नहीं साहब इसका नाम महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए। क्यों भाई? तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व महाराजा ने यहाँ के ज़मीन जो दी थी उसी पर एयरपोर्ट बना है।
भाई ज़मीन जो दी थी, ज़मीन क्या वो अपने हाथ में, उनके हाथ में थी? ज़मीन उन्हीं की थी क्या? कहाँ से ज़मीन मिली थी उनको? उनका राज कहाँ से मिला था? ज़मीन तो नेचर की है। और जब शीलिंग हुई, भूमि हदबंदी जो होना चाहिए था बिहार में, वो ठीक से नहीं हो पाया। अगर लैंड रिफॉर्म्स होता तो पहले से ही ज़मीन निकल जाती। तो ये कहना कि ज़मीन हमारे पुरखों ने दिया इसलिए नामकरण हमारे किसी पुरखे के आधार पर किया जाए, ये कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर भारत सरकार को इतना ही ध्यान था, सत्ताधारी दल को, कि भाई ध्यानचंद एक महान खिलाड़ी हैं और बड़े उत्पीड़ित समाज से आए हुए हैं, बहुत ही संघर्ष से उन्होंने जीवन जिया, कोई बहुत मुंबई या दिल्ली के बड़े रईस परिवारों से नहीं थे, बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने जीवन में एक चमक पैदा की जिससे पूरी दुनिया हैरत में रह गई। तो आखिर उनका ध्यान पहले क्यों नहीं था भाई? आप भारत रत्न दे देते, चलो कांग्रेसियों ने नहीं दिया, आप दे देते। कांग्रेसियों ने तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने के लिए बाकायदे भारत रत्न के प्रावधानों में तब्दीली की, क्योंकि प्रावधान नहीं था ये किसी खिलाड़ी को देने का भारत रत्न। उन्होंने तेंदुलकर को देना था, इसलिए भारत रत्न के प्रावधानों में चेंज किया। तो आप भी उसका उपयोग करते अगर सरकार आने के बाद, लेकिन आपकी तो एनडीए सरकार ने तो नहीं किया। ध्यानचंद को अवार्ड नहीं मिला भारत रत्न। किसको मिला? नानाजी देशमुख को मिला, प्रणब जी मुखर्जी को मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला, लेकिन ध्यानचंद को नहीं मिला। तो ये जो मसला है कि आप बहुत ध्यान देते थे ध्यानचंद पर, ये ढकोसला है। आपको डाइवर्ट करना है मुद्दा, आपको इशू से भटकाना है लोगों को। और सच यह है कि आप अगर राजीव गांधी जी के नाम पर जो सम्मान है उसको आपने बदल दिया, तो भाई स्टेडियम का नाम क्यों होना चाहिए प्रधानमंत्री जी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर, या जो मरहूम जो वित्त मंत्री हैं उनके नाम पर, यहाँ पर दिल्ली में है अरुण जेटली जी के नाम पर, वहाँ अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। मेरा ये मानना है, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के मौजूदा जो नेतृत्व है उसको भी कन्विंस इस पर होना चाहिए। लॉजिक है इसके पीछे कि किसी भी खेल स्टेडियम का नाम, किसी भी खेल पुरस्कार का नाम उसी व्यक्ति के नाम पर दिया जाना चाहिए जो खेलों में जिसने बहुत बड़ा काम किया हो, या जो नेता खेलों के प्रोत्साहन के लिए अभूतपूर्व काम किया हो, या जो स्वयं खिलाड़ी रहा हो। जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूं, अब जयपाल सिंह झारखंड आंदोलन के संस्थापक बड़े नेता शुरुआती दौर के, कम लोग जानते हैं कि जयपाल सिंह साहब सिर्फ राजनेता ही नहीं थे, बल्कि जयपाल सिंह भारत की हॉकी टीम के महानतम प्लेयर थे और गोल्ड मेडल पाने वाली टीम के कप्तान थे, कैप्टन रह चुके थे। ऐसे लोगों को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके नाम पर बनाइए कोई स्टेडियम, उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दीजिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे नवीन पटनायक के नाम पर कोई अगर स्टेडियम का नाम बनता है, दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति, या किसी भी विवेकशील व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खेल के लिए न केवल उस आदमी ने प्रोत्साहन दिया, वो स्वयं खिलाड़ी भी रहे हैं। कम लोग जानते हैं इस बात को। अपने युवा जीवन में वो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और भी कई खिलाड़ी अपने देश में हैं। अभी देखा मैंने कि वो तिर्की साहब, वो तो पार्लियामेंट में हैं, और भी तमाम लोग हैं जो बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं और खेल से गए हैं, खेल पृष्ठभूमि उनकी है। लेकिन आप किसी भी नेता के नाम पर, जिसका खेलों में न तो कोई कौशल है न तो कोई बहुत योगदान है, आप नामकरण कर देते हैं, और वो भी बड़े बड़े राजनेताओं का, जो स्वाधीनता आंदोलन के नेता हैं उनके नाम पर, जिनका नाम पहले से था, उनका नाम चेंज करके। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है, ये इसमें कोई विवेक नहीं है। फोटो भी आप ध्यानचंद का देते हैं तो विज्ञापन में ऐसे कि दिखाई ना दे, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का फोटो दिखाई देता है नए, उसके लिए क्या मतलब है इसका? तो दोस्तों, ये एक मसला था जो मैं आपके सामने हफ्ते की बात में रखना चाहता था। दूसरा जो मसला है वो बड़ा दिलचस्प है। भारत में जो चुनाव जब होते हैं तो हाल के वर्षों में, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, जरूर कोई रिलीजियस इश्यूज़ को, कम्युनल इश्यूज़ को जरूर किया जाता है। हालांकि कम्युनल और रिलीजियस में अंतर है, लेकिन कोशिश की जाती है कि धर्म को सांप्रदायिकता की तरफ जरूर ठेल दिया जाए। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन आप एक बड़ी दिलचस्प आपको कहानी सुना रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कल की, और वो क्या खबर है? खबर यह है कि सेंट्रल विस्टा जो राम मंदिर है, राम मंदिर 2025 में बनकर तैयार होगा। ये एस्टीमेट है, आकलन है।
लेकिन 2023 के दिसंबर महीने तक उसका गर्भगृह बन जाएगा, यानी लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले उसका गर्भगृह बन जाएगा और पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी आंशिक तौर पे। लेकिन बनेगा पूरा नहीं मंदिर, वो 2025 तक के लिए रखा जाएगा। अब 2025 तक क्यों रखा जाएगा, इसका अलग इतिहास है। और मजे की बात है कि राम मंदिर का जो पूरा निर्माण हो रहा है उस पर 300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हालांकि जो टोटल परिसर है वो इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हिसाब से 1100 करोड़ उस पर खर्च होंगे। 2100 करोड़ अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस 2100 करोड़ रुपया चंदा आ चुका है। तो मंदिर का खर्च कितना है, केवल पर्टिकुलरली मंदिर का 300 करोड़ है उसका बजट। लेकिन 862 करोड़ रुपया खर्च करके जो संसद नई बन रही है वो 2022 तक तैयार हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि मंदिर का तो शिलान्यास इतना पहले हो गया था, प्रधानमंत्री जी गए थे, तमाम बड़े नेता गए थे, आरएसएस के चीफ गए थे, तो अब तक क्या हो रहा है, आप मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं जल्दी? ये बात बीएसपी ने भी कह दी कि भाई आप मंदिर जल्दी नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको रखना है चुनाव तक पेंडिंग, आपको मोबिलाइज करना है चुनाव में, और कोई मुद्दा नहीं है, विफलताओं का पहाड़ खड़ा हुआ है। और ऐसे में आप चाहते हैं कि मंदिर के इश्यूज को उस वक्त भुनाया जाए, और इसीलिए इतना जो महंगा प्रोजेक्ट है पार्लियामेंट का 862 करोड़ का, वो तो 2022 में ही तैयार हो जा रहा है, जो जिसमें इतना सारा काम है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जो 300 करोड़ का केवल काम है, यानी बहुत छोटा है उसके हिसाब से, मैं छोटा मतलब गरिमा के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो एक बजट एलोकेशन है, जो कंस्ट्रक्शन का जो पूरा का पूरा आकार है, उसके हिसाब से छोटा है, और वो आप तैयार कर रहे हैं 2023 के आखिर तक, और 2025 में कंप्लीशन होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मंदिर की पॉलिटिक्स को आप जिंदा रखना चाहते हैं, यानी राम आपके लिए चुनाव के लिए एक औजार है। ये जो मामला है, मैं समझता हूं कि पिछले 2, ढाई, 3 दशक से ये देश देख रहा है, और फिर भी कामयाबी बीजेपी, आरएसएस और जो उसके अनुषंगिक संगठन है वो उठा लेते हैं, क्योंकि भोले भाले लोग धार्मिक भावना से जो ओतप्रोत हैं, वो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के सांप्रदायिक अभियान में कहीं न कहीं वो बह जाते हैं, और ये वो कारण है कि राजनीति जो है गड्ढमड हो जाती है। तो दोस्तों, आज मुझे यही 2 मुद्दों पर बात करनी थी, वैसे मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी देखिए, मंडल कमीशन का जो इस बार का जो मसला है, मंडल कमीशन के लागू करने का 31 वर्ष हो रहा है। 7 अगस्त को ही मंडल कमीशन 1990 में अनाउंस किया गया था। लागू करने की बात मैं कह रहा हूँ, लागू करने की घोषणा हुई थी। लागू तो 1993 में हुआ था, लेकिन 90 में वीपी सिंह ने घोषणा की थी, उसके भी 31 साल हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि उसका जो एक रिकमेंडेशन था कि भाई जनगणना संबंधी जो आंकड़े नहीं हैं ओबीसी के, उससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है इस रिपोर्ट को लिखने में, उस पर भी एक बहस चल पड़ी है। तो इस मुद्दे पर भी बात करनी थी, लेकिन संक्षेप में आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।